हाय गाइस, मैं हूँ ऑल्ट और आज इस वीडियो में हम प्ले स्टेशन की हिस्ट्री को जानेंगे और आपको मैं एंड में अपने थॉट्स बताऊंगा इस टॉपिक के ऊपर एज अ पीसी गेमर। तो चलो फिर खोलते हैं अपनी हिस्ट्री बुक्स ऑफ गेमिंग। नवंबर 16, 1993 में सोनी सबसे बड़ी कंपनी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली अपना हाथ पहली बार गेमिंग इंडस्ट्री में डाला था। और फिर 1994 दिसंबर में सोनी ने ऑफिशियली अपना गेमिंग कंसोल लॉन्च किया, प्ले स्टेशन। इसमें रियल टाइम 3D रेंडरिंग होती थी और आप इसमें एक फास्टेस्ट प्रोसेसर देख सकते थे जो कि गेमिंग के लिए यूज़ किया गया था। इसमें एक CD रोम की डिज़ाइन थी जो कि उस वक्त बिल्कुल ही न्यू कॉन्सेप्ट था। तो सोनी ने पहली बार कुछ ऐसा गेमिंग कंसोल निकाला जो कि एक खिलौना नहीं बल्कि एक प्रॉपर गेमिंग मशीन थी। तो सबसे पहले सोनी ने जापान में लॉन्च किया और उसके 6 मंथ में ही 1 मिलियन यूनिट निकाल दी। और फिर 1995 में ऑफिशियली रिलीज़ किया उसको USA में और यूरोप में। सोनी ने प्लेस्टेशन के बाद 1998 में ड्यूल एनालॉग्स कंट्रोलर्स भी रिलीज़ किए जिसमें 2 एनालॉग स्टिक थी और आप उसमें रंबल फंक्शन भी देख सकते थे, जिससे कि वो एक काफ़ी इमर्सिव सा एक्सपीरियंस गेमिंग के लिए हमें बन जाता था और लोग उसे बहुत पसंद भी कर रहे थे। इससे बाकी के कॉम्पिटिटर्स को बहुत बड़ा झटका लगा। तब प्लेस्टेशन बहुत ही रैपिड में पॉपुलर हो रहा था, तो सोनी ने उसके बाद एक झटका दिया, दुनिया को फिर से दूसरा झटका दिया प्लेस्टेशन 2 का, जिसमें अब बहुत सारे चेंजेस हो चुके थे। तो सोनी ने इस बार एक न्यू टेक्नोलॉजी को काम में लेते हुए PS2 को तैयार किया था। तो अब न्यू प्लेस्टेशन में हमें एक न्यू DVD रोम देखने मिल रहा था जिसमें कि आप और भी लार्जेस्ट फाइल के गेम चला सकते हो। PS1 में CD रोम था और PS2 में DVD रोम था। CD रोम DVD रोम से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है दोनों में, लेकिन स्टोरेज का फ़र्क है दोनों में। और प्लेस्टेशन 2 2000 में सोनी ने रिलीज़ किया था और तब प्लेस्टेशन 2 हर जगह तुम्हें दिखता था। सोनी के लिए प्लेस्टेशन 2 एक लकी चार्म जैसा था। उससे सोनी को बहुत फ़ायदा हुआ। स्टोर्स बहुत ही जल्दी सोल्ड आउट हो जा रही थी। प्लेस्टेशन 2 बन गया सबसे ज़्यादा बिकने वाला गेमिंग कंसोल ऑफ ऑल टाइम। जब तक प्लेस्टेशन 2 बिक रहा था तब तक सोनी उसके लिए एक्सटर्नल एसेसरीज भी लाती रही, जिससे कि प्लेस्टेशन को एक्सटर्नल नेटवर्क अडेप्टर और कैमरा वगैरह जिससे कि आप मोशन को यूज़ करके गेम्स को खेल सकते थे। और सब गेम्स वो सपोर्ट नहीं करते थे। आपके गेम्स पर्टिकुलरली डेवलप्ड होने चाहिए थे उस एसेसरीज़ के लिए। प्लेस्टेशन 2 की गेमिंग लाइब्रेरी भी बहुत अच्छी थी, बहुत सारे गेम्स थे इसकी गेमिंग लाइब्रेरी में प्लेस्टेशन 2 के लिए। और प्लेस्टेशन 2 बैकवर्ड कंपेटेबल भी था, मतलब कि आप PS1 के गेम्स भी इसमें चला सकते थे। बट इसमें एक कैच थी कि आपको प्लेस्टेशन 1 का मेमोरी कार्ड यूज़ करना होता था अगर आपको सेव करना हो तो गेम, बट फिर भी वो नंबर 1 पर था। प्लेस्टेशन 1 और प्लेस्टेशन 2 की मैसिव सक्सेस के बाद सोनी ने एक न्यू मेंबर ऐड कर दिया अपनी फैमिली में, जो कि था प्लेस्टेशन 3। सोनी ने इलेक्ट्रॉनिक एंटरटेनमेंट एक्सपो 2005 में प्लेस्टेशन 3 को पहली बार शो किया और इस बार बहुत सारे चेंजेस हुए। इस बार सोनी ने सेलेक्ट आर्किटेक्चर को काम में लेकर PS3 बनाया था और टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड हुई, PS2 के मुकाबले पे बहुत ज़्यादा अपग्रेड हुई। इसमें एक बड़ी हार्ड ड्राइव थी जिसमें कि आप गेम्स को सेव कर सकते थे और इसमें HDMI आउटपुट था, जो कि उस वक्त बिल्कुल ही न्यू कॉन्सेप्ट था। प्लेस्टेशन 3 के लॉन्च के टाइम 2006 में प्लेस्टेशन नेटवर्क भी लॉन्च हुआ था, जिसने कि एक न्यू एरा खोल दिया था ऑनलाइन गेमिंग के लिए। और आप गेम्स को ऑनलाइन ही बाय कर सकते थे, ऑनलाइन गेम खेल सकते थे दुनिया में किसी के साथ भी। क्लाउड स्टोरेज का ऑप्शन भी था कि आप क्लाउड्स पे अपने गेम सेव कर सकते थे और इसमें आप ऐप्स वगैरह भी इंस्टॉल कर सकते थे, जैसे कि नेटफ्लिक्स और यूट्यूब। जब प्लेस्टेशन 3 आया उसने अपने साथ मूव कंट्रोलर भी लाया साथ में। मूव कंट्रोलर में आप मोशन से गेम्स को कंट्रोल कर सकते थे और ये प्लेस्टेशन 2 की तरह नहीं था जो कि कैमरे से मोशन ट्रैकिंग करता था,
बल्कि ये कंट्रोलर के अंदर ही सेंसर्स लगे थे जो यूज़र को मोशन ट्रैक करते थे। प्लेस्टेशन 3 में बहुत से गेम्स थे। प्लेस्टेशन 3 में बहुत सारे मॉडर्न AAA टाइटल्स भी थे, जैसे कि GTA 5, बैटमैन, आर्कम असाइलम, बायोशॉक एक्सेट्रा। अब प्लेस्टेशन 3 खाली एक गेमिंग कंसोल ही नहीं था, बट एंटरटेनमेंट सिस्टम बन चुका था। फिर उसके बाद 2008 में सोनी ने PSP लॉन्च किया। तो जब PSP लॉन्च हुआ तो आप लोग को तो मालूम है यार, सब जगह PSP था। वो भी एक मैसिव सक्सेस था सोनी के लिए। तो सोनी ने पहली बार एक हैंडहेल्ड डिवाइस बनाया था और लोगों को काफ़ी पसंद भी आया था। उसमें एक 4.3 इंच की 480 बाई 272 पिक्सल्स का डिस्प्ले था PSP का, और उसमें वाईफाई भी था। तो बेसिकली लोगों को एक हैंडहेल्ड डिवाइस चाहिए था, जो सोनी ने उन्हें डिलीवर किया और लोगों ने उसे बहुत पसंद भी किया। फिर PSP के सक्सेस के बाद सोनी ने प्लेस्टेशन वीटा 2011 में निकाला, जो कि प्लेस्टेशन का PSP का सक्सेसर था। इसमें हमें एक टचस्क्रीन डिस्प्ले देखने मिला, और अब स्क्रीन साइज़ भी बढ़ के 4.3 इंच से 5 इंच हो चुका था। और एक QHD डिस्प्ले था जिसकी रेजोल्यूशन थी 960 बाई 544 पिक्सल्स की। इसमें आपको 3G का भी ऑप्शन था। प्लेस्टेशन वीटा में बैक में एक टच था, जो कि आप गेम्स खेलते समय यूज़ कर सकते थे। फिर 2014 में एक न्यू मेंबर प्लेस्टेशन की फैमिली में ऐड हो गया, प्लेस्टेशन 4। इस बार सोनी ने सेल आर्किटेक्चर को पीछे छोड़ के एक न्यू APU को काम में लिया PS4 के लिए, और वो जो APU तैयार किया था वो AMD ने सोनी के लिए स्पेसिफिकली बनाया था। और AMD का ये क्लेम था कि ये अब तक का उनका सबसे पावरफुल चिप है। इसमें आपको एक न्यू फीचर मिल रहा था, रिमोट प्ले, जिससे कि आप अपने प्लेस्टेशन वीटा में PS4 के गेम्स खेल सकते हो वाईफाई के ज़रिए, और अपना गेम प्ले स्ट्रीम भी कर सकते हो ऑनलाइन। कंट्रोलर को भी एक न्यू डिज़ाइन और लुक मिल रहा था इस बार, और ये कंसोल 4K मीडिया सपोर्ट करता था, बट गेमिंग सपोर्ट नहीं कर सकता था 4K में। तो अब प्लेस्टेशन 4 का मेन कंपेटिटर था मॉडर्न PC, जो कि आजकल 4K गेमिंग आराम से सपोर्ट कर सकता है। तो फिर उसके बाद उन्होंने एक न्यू प्रोडक्ट रिसेंटली लॉन्च किया 2016 में, प्लेस्टेशन प्रो। इस बार सोनी ने प्लेस्टेशन 4 का GPU अपग्रेड किया और CPU को क्लॉक रेट भी इंक्रीज़ कर दिया। अब प्लेस्टेशन 4 प्रो में आप 4K गेमिंग तो कर सकते हो, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है प्लेस्टेशन 4 और प्लेस्टेशन 4 प्रो में। तो गाइस, अब आपको पूरी फैमिली की हिस्ट्री मालूम हो गई है प्लेस्टेशन की। तो अब अपनी PC गेमिंग की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, इंडिया में कोई भी प्लेस्टेशन का प्रोडक्ट ऑफिशियली लॉन्च नहीं होता है। सेलर्स प्लेस्टेशन के प्रोडक्ट्स को बाहर की कंट्री से मंगा के इंपोर्ट करके मंगाते हैं और इंडिया में उसे सेल करते हैं, जिससे कि हमें वो बहुत महंगा पड़ता है अमेरिका और जापान के मुकाबले पर। प्लेस्टेशन 4 की प्राइस का PC तो हमें आराम से उसको बीट कर देगा गेमिंग के मामले में। थर्ड पॉइंट, आप PC में गेम के अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हो गाइस, अगर आपको नहीं मालूम है तो। फोर्थ पॉइंट, लास्ट और सबसे बेस्ट पॉइंट ये है कि अगर आप कभी फ्यूचर में अपग्रेड करना हो, या जैसे कि प्लेस्टेशन 5 आ गया या कुछ नया आ गया जो कि आपका PC को डिलीवर उसके जैसा आपको परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा, तो आपको खाली GPU अपग्रेड करने की ज़रूरत होगी उसके लिए। हाँ, अगर आप अभी भी कन्विंस नहीं हो कि एक PC गेमिंग अच्छी है प्लेस्टेशन 4 के मुकाबले पे, तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा इस टॉपिक पर, बेस्ट कौन सा है गेमिंग के लिए। मुझे पता है यार, काफ़ी लंबा हो गया आज का वीडियो, बट क्या करें यार, टॉपिक ही इतनी खतरनाक थी। तो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन पड़ा है यार, उसको दबा दो, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना है तो। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो यार लाइक मारो, और वो नीचे थम्स अप वाला बटन है ना, उसको दबा के तेज ठंडर कर लो। एक मोटिवेशन मिलता है, समझा करो। अच्छा, तो चलो फिर आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बाय।